हेलो किसान साथियों, ग्रीन फार्म सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं आपको तरबूज की बिजाई से लेकर आखिरी तुड़ाई तक की संपूर्ण आधुनिक और तकनीकी जानकारी देने वाला हूँ। क्यों बहुत ज़्यादा जो तरबूज है छोटे साइज़ के रह जाते हैं, आपको बड़े साइज़ के अच्छी क्वालिटी के तरबूज बहुत कम मिलते हैं, इसका क्या कारण है। और सभी बड़े साइज़ के तरबूज हमको मिले, इसके लिए हमको क्या करना है, वो एक एक चीज़ आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और एक एक स्लाइड को बड़े गौर से देखिएगा। जहाँ पे आपको ज़रूरत लगे आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और जितने भी तरबूज लगाने वाले किसान हैं सबके साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं सीड की सोविंग से लेके। तो जब भी हम सीड की सोविंग करें तो उससे पहले हमको सीड को ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है, जैसे मैंने बताया है, सीड को 4-5 घंटे हमको पानी में भिगोना है। उसके बाद में आप उसको गीले कपड़े में डाल के और कोई पॉलीथीन की थैली में डाल के और उसको 2 से 3 दिन के लिए रख सकते हैं, जैसा आप नीचे फ़ोटो में देख रहे हैं। जब आपको लगे कि ये सीड हल्का सा उसका मुंह फूट गया है और वो अभी बहुत जल्दी से उग जाएगा, तो वो लगाने के लिए तैयार है। सीड को ट्रीटमेंट करने के लिए हम इमिडाक्लोपरिड जो है थोड़ी सी दवाई वो ले सकते हैं। थोड़ा सा उसके अंदर हम फिप्रोनिल जो आता है 5% लिक्विड वो मिला सकते हैं और थोड़ा सा उसके अंदर हम कार्बेंडाजिम मिलाएंगे। मतलब आप यूँ समझें कि 1 लीटर पानी में लगभग हमको 5 ml इमिडा लेना है, 5 ml लिक्विड जो फिप्रोनिल है वो लेना है और लगभग 1 चम्मच हमको कार्बेंडाजिम लेना है। और ये लगभग आपके आधा किलो बीज के लिए सफिशिएंट होगा। तो ये इस तरह से आपको सीड ट्रीटमेंट करना है और सीड को उसी पानी में जिसमें हमने ये दवाई मिलाई है उसके अंदर हमको लगभग 4 से 5 घंटे भिगो के और फिर आपको उसको रखना है। सेकंड स्टेप आता है कि ये जब हमारा बीज 2-3 दिन के लिए रख रहे हैं उसी समय पे आप खेत की तैयारी कर सकते हैं। बेड कैसे बनाने हैं, अलग अलग जगह पे बेड टू बेड की जो स्पेसिंग है वो लगभग 1.6 मीटर से लेके 2 मीटर तक की रहती है। टॉप जो आपका बेड है वो लगभग हमारा 2.5 फीट होना चाहिए, ऊपर से 2.5 से 3 फीट। पौधे से पौधे की दूरी हम 2, 2.5 या 3 फीट तक भी रखते हैं, वो आपकी डिपेंड करती है कि लाइन से लाइन की दूरी कितनी है। 2 लाइन हम एक बेड पे लगाएंगे। अगर आपके बेड से बेड की दूरी कम है तो आप सिंगल रो प्लांटिंग भी कर सकते हो। और 2 लाइनें अगर हम लगा रहे हैं तो दोनों लाइनों के बीच में हम लगभग 40 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे। इसी तरह से मल्च इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मल्च हमको लगाना है 25 से 30 माइक्रोन। और अगर आप सर्दी की, जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर आप खेती कर रहे हैं तरबूज की और सर्दी में इसकी खेती करना चाहते हैं दिसंबर जनवरी के अंदर, तो आप इसके अंदर लो टनल भी हमको करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आपको ये दिख रहा है, इस तरह से हम बेड की जो है बेड के सेंटर से बेड का सेंटर रखेंगे। लो टनल इसमें लगा रहे हैं, इस तरह से हम इसको लो टनल लगाएंगे। लो टनल भी आजकल जो है उसका जो ढकने वाला कपड़ा है एक तरह से वो 2 तरह का आता है। कपड़े जैसा जिसको नॉन वूवन कहते हैं, दूसरा आता है प्लास्टिक की टनल से भी। तो प्लास्टिक की टनल ऐसी जगह है जहाँ पे सर्दियों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, बरसात आने का चांस रहता है, वहाँ पे प्लास्टिक टनल ज़्यादा बढ़िया है। जहाँ थोड़ा सर्दियों में ह्यूमिडिटी कम रहती है, मौसम थोड़ा ड्राई रहता है, फोग नहीं आता है, वहाँ पे आप जो है नॉन वूवन क्लॉथ से भी लो टनल कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप प्लास्टिक टनल से करें तो जैसा इस फोटो में दिखाया गया है येलो एरो मार्क से, कि उसको पूरा कवर नहीं करना है, बीच बीच में हवा के लिए जगह छोड़नी है ताकि उस प्लास्टिक टनल के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं बने। अब हम बात करते हैं सीड लगाने की। तो सीड जो हमको लगाना है, सीड की डेप्थ लगभग हमको 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखनी है। और सीड लगाने से पहले अगर हम पानी दे रहे हैं या कभी कभी हम बाद में पानी देते हैं, हैवी सोइल है तो आप पहले पानी दें, लाइट सोइल है तो आप बाद में भी पानी दे सकते हैं। तो उसके अंदर हमको क्लोरपायरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन जो आती है वो आधा लीटर हमको 1 एकड़ में सीड लगाने से पहले या तुरंत बाद वाला जो पानी दे रहे हैं उस पानी के अंदर मिलाना है, ताकि मिट्टी के अंदर कोई दीमक है या मिट्टी के अंदर आजकल छोटे छोटे कैटरपिलर रहते हैं जो सीड को खा जाते हैं, उसके लिए हमको ये ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप पौध लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि जो कोकोपीट प्लग है
वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं दबाना है, बहुत हल्का भी नहीं रखना है, नहीं तो उसके पास में हवा रह जाएगी। और पौध लगाने के तुरंत बाद आपको उसमें एक हल्का पानी ज़रूर देना है। इसी के साथ में नेक्स्ट डे आपको जैसे आज अगर आप आज पौध लगा रहे हैं तो कल उसके अंदर आपको ड्रेंचिंग करनी है। बहुत सारे ऑप्शन मैंने लिखे हैं, आप कैप्टान से कर सकते हो, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, एलिएट है, या H2O2 नैनो सिल्वर आता है, या गो क्लीन जो है कोपर्ट का, इनसे हमको ड्रेंचिंग करनी है नेक्स्ट डे लगाने के अगले दिन। अब हम बात करते हैं जब हमारा 7 से 12 दिन का जो होता है जर्मिनेशन के बाद, जब टू लीफ स्टेज, ट्रू जो कोटिलीडन लीफ जब आती है और जब तीसरी पत्ती निकलने वाली होती है या पहली जो ट्रू लीफ निकलती है, उस समय पे हमको क्या करना है। अगर आपने बीज लगाया है तो इस समय पे आपको ड्रेंचिंग करनी है। ट्रांसप्लांटिंग हमने की तो बहुत नेक्स्ट डे हमने ड्रेंचिंग कर दी थी। और दूसरा, इस स्टेज पे जो हमको सबसे ज़्यादा खतरा रहता है वो रहता है लीफ माइनर का। तो लीफ माइनर के लिए जो सबसे अच्छी जो 2 दवाइयाँ आती है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। दमन पेंसीबायोट की आती है बायोआर 303 1 ml, या फिर हम एबासिन जो आती है क्रिस्टल क्रॉप केयर की, एबामेक्टिन जो इसमें साल्ट होता है 0.75। ये क्योंकि तरबूज में लीफ माइनर कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है, तो ये हमको बहुत ध्यान रखना है कि 2 पत्तियों में जैसे ही आपको लीफ माइनर दिखाई दे हमको ये स्प्रे करना है। अब हम बात करते हैं 12 से 25 दिन का, जब हमारा तरबूज होता है उसकी बेलें चलने लग जाती है, जैसा इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा है। ये स्टेज भी बड़ी क्रिटिकल होती है। इस स्टेज में हमको कौन कौन से कीट, कौन सी बीमारियां हमको परेशान कर सकती है उसकी मैंने पूरी लिस्ट तैयार की है यहाँ पे। हमको एक फ्रूट फ्लाई भी कभी कभी इस स्टेज पे भी, जी हाँ, फ्रूट फ्लाई भी हमको नुकसान कर सकती है, या एक रेड पंपकिन बीटल आती है वो नुकसान कर सकती है। इसके अलावा आपका इसमें थ्रिप्स आ सकता है, वाइट फ्लाई आ सकती है। तो इनके लिए हमको क्या करना है, फ्रूट फ्लाई का मैं आपको आगे सेपरेट एक पूरा चार्ट दिखाऊंगा। लीफ स्पॉट डिजीज कभी कभी आ जाती है, जैसे कुछ अल्टरनेरिया है या फाइटोप्थोरा के लीफ स्पॉट बन सकते हैं, तो उसके लिए ये मैंने 4-5 यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। आप रिडोमिल का स्प्रे कर सकते हैं, कस्टोडिया कर सकते हैं, फोलिक्योर का कर सकते हैं, या थियोफेनेट मिथाइल का कर सकते हैं, या ताकत जो आती है कैप्टान हेक्साकोन उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको एक फंजीसाइड का स्प्रे करना है। रेड बीटल जैसा आपको पिछली फोटो में भी दिखाया था, और एफिड, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, रस चूसने वाले जो कीट है। इसके लिए आप अलीका प्लस नीम ऑयल मिला के स्प्रे कर सकते हैं। लीफ माइनर अगर आगे बढ़ रहा है 3rd 4th लीफ में भी, तो उसके लिए ऑलरेडी जैसे मैंने बताया था बायोआर 303 या एबासिन या अलीका, इसमें से हम कुछ कर सकते हैं। आप पिछली स्लाइड में देख सकते हो। थ्रिप्स भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए बन सकता है, तो इसके लिए भी मैंने आपको जो टॉप 3 दवाइयाँ हैं वो यहाँ पे लिखी है। डेलीगेट जो डो एग्रो का, ट्रेसर और लिसेंटा। इनका डेलीगेट और ट्रेसर का एक ये भी फ़ायदा है कि ये जो है ये कैटरपिलर को भी कंट्रोल करती है। तो कभी कभी 12 से 25 दिन पे हमको कैटरपिलर भी आ जाता है, तो यहाँ पे आपको कैटरपिलर से भी जो है वो जितनी भी तरह के लेपिडोप्टेरा, जो लट, सुंडी, आप जो भी कहते हैं, कैटरपिलर, गिडार, इल्ली, उन सब का भी इससे कंट्रोल हो जाएगा, और साथ के साथ में थ्रिप्स भी कंट्रोल हो जाएगा। और लिसेंटा जो है ये आपको वाइट फ्लाई को भी कंट्रोल करता है, तो लिसेंटा थ्रिप्स को भी कंट्रोल करता है, सकिंग पेस्ट को भी कंट्रोल करता है। वाइट फ्लाई ही अगर आपको लग रहा है कि ओनली वाइट फ्लाई समस्या है, तो आप थायोमेथोक्साम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो लेनो है वो कर सकते हैं, या मोवेंटो एनर्जी जो आती है वो कर सकते हैं, क्योंकि वाइट फ्लाई कभी इतना ज़्यादा वैसे करती नहीं है तरबूज के अंदर नुकसान। फिर भी आपको लग रहा है तो आप इनमें से कोई एक ऑप्शन ले सकते हैं। अब हम आते हैं 25 to 35 एंड 35 to 40 डेज, यानी जो 25 से लेके जो 40 दिन हैं, मैं कहूँगा ये बड़े क्रूशियल दिन होते हैं तरबूज की खेती के लिए। इस समय पे फर्टिगेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फर्टिगेशन पे मेरा अभी अगले 2-3 दिन में इसका पूरा ऐसे ही डे वाइज मैं वीकली इसका शेड्यूल बना के आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप अभी ये, क्योंकि एक वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए, और फर्टिगेशन को समझना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने उसको अलग से रखा है। तो आप इसको देख लीजिए। 25 to 40 डेज, ये जो 15 दिन है, यहाँ पे हमारे पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए फर्टिगेशन हमको अच्छा करना है। अगर अच्छी ग्रोथ नहीं होगी तो आपका जो फ्रूट है उसका साइज और क्वालिटी नहीं बनेगा। और यहाँ पे हमको कौन कौन सी समस्याएं आती है उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। 25 टू 40 डेज़ के अंदर हमको जो ब्रांचिंग और फ्लावर इनिशिएशन होता है, इस समय पे थ्रिप्स और वाइट फ्लाई आपको परेशान कर सकते हैं। इसका जैसे मैंने आपको बताया पीछे दवाई, लीफ स्पॉट डिजीज के लिए मैंने फंजीसाइड पीछे बता दिए हैं। जड़ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए आप कोई भी जो पीछे हमने जो फर्स्ट ड्रेंचिंग की थी उसमें से जो पहले किया था उसको छोड़ के दूसरे वाले साल्ट का आप उपयोग कर सकते हैं। कैटरपिलर के लिए मैं कहूँगा कि आप डेलीगेट या ट्रेसर का इस स्टेज पे इस्तेमाल करें, क्योंकि ये साथ में आपके थ्रिप्स को भी कंट्रोल करते हैं। प्लस इस समय पे कभी कभी हमको फ्रूट फ्लाई भी आ जाती है, तो ये फ्रूट फ्लाई पे भी सबसे अच्छे इफेक्टिव हैं। इसलिए आपको मैंने कैटरपिलर के लिए 2 ऑप्शन दिए हैं, सबसे अच्छे हैं क्योंकि ये मल्टी एक्शन है। इसके साथ में इस स्टेज पे आपको फेरोमोन ट्रैप भी लगाने हैं स्पेशली फ्रूट फ्लाई के लिए, ताकि हमको ये पता रहे कि फ्रूट फ्लाई हमारे खेत में आना चालू हुई है या नहीं हुई है। इसी तरह से 35 टू 40 डेज मैं कहूँगा जब इसके अंदर फीमेल फ्लावर आता है, वो स्टेज मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज है तरबूज के लिए। इस स्टेज के ऊपर जो फर्स्ट फ्लावर आता है उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, ये आप ध्यान में रखें। आपके फ्रूट आपने देखा होगा कि एक फ्रूट हमारा 1 किलो का है और मतलब 80% हमको 1-1.5 किलो 2 किलो के फ्रूट मिल रहे हैं और 20% हमको 4 से 5 किलो के फ्रूट मिल रहे हैं। उसका मेन रीज़न यही होता है कि जब हमारी फ्रूट सेटिंग हो रही होती है, जो मैं आपको भी नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ, ये देखिए फ्रूट सेटिंग में हमारे क्योंकि तरबूज में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। आप ये देख रहे हैं ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, ये अलग अलग होते हैं। मेल फ्लावर पहले आते हैं, फीमेल फ्लावर बाद में आते हैं। और इस स्टेज के ऊपर 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा, एक तो फर्स्ट जो हमको फूल आता है फीमेल, वो कितने आपके एक प्लांट पे कितने आ रहे हैं ये आपको देखना है। पता लगता है कि एक हमारी बेल बहुत अच्छी बड़ी हुई है लेकिन उसके ऊपर एक ही फीमेल फ्लावर है, तो उस फूल को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा है ये 3 या 4 फीमेल फ्लावर आए हुए हैं तो आप उनको रख सकते हैं एक साथ। रीज़न ये रहता है कि एक फूल वो हमने अगर रख लिया, उसके अंदर हमारा फ्रूट सेट हो गया, तो वो जो भी हम फर्टिगेशन करेंगे, जो भी खाना देंगे, वो सारा का सारा जो है वो हमारा उसी एक फ्रूट के अंदर जाता रहेगा। बाद में जो उसके 4-5 दिन बाद में जो फ्रूट सेट होंगे उसके अंदर ज़्यादा फूड या फर्टिगेशन नहीं जाएगा और इस वजह से आपका वो एक फ्रूट बहुत बड़ा हो जाता है, एक फ्रूट छोटा रह जाता है। एक कारण ये है। दूसरा कारण है आपका फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई कभी कभी क्या होती है कि हमारे बहुत अच्छे फ्रूट सेट हो गए हैं लेकिन उसी समय पे फ्रूट फ्लाई लग गई। सपोज आपके एक प्लांट पे 5 फ्रूट सेट हुए लेकिन उनमें से 3 जो हैं वो फ्रूट फ्लाई ने ख़राब कर दिए, 2 फ्रूट रह गए। और फिर आपके 7 दिन बाद उसमें जो फ्लावरिंग हुई वो फ्रूट फिर बड़े होना चालू होंगे। तो वहाँ पे क्योंकि लगभग हफ्ते से 10 दिन का अगर आपके गैप आ गया यहाँ पे, तो उस गैप के कारण भी जो बाद में फ्रूट सेट होंगे वो छोटे साइज़ के रह जाएंगे और जो पहले 2 फ्रूट रहे थे वो बड़े साइज़ के हो जाएंगे। तो इसलिए आपको फ्रूट फ्लाई में कहूँगा मोस्ट इसका ध्यान रखना है। इसके लिए आपको ट्रैप लगाने हैं और 2 से 3 स्प्रे आपको 5-5 दिन के डिफरेंस से करनी है। इसी के साथ में जब आपकी फ्रूट सेटिंग हो रही हो तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लस बोरोन, क्योंकि बोरोन जो है वो हमारा फ्रूट सेटिंग को बढ़ाता है, ये स्प्रे करने हैं। हनी बीज जो मधुमक्खियां हैं उनको बहुत अच्छे से आप अपने खेत में रखें। मैं कहूँगा अगर आपके पास में सुविधा है तो आप इसके अंदर हनी बीज भी रख सकते हैं। और कभी भी कोई भी पेस्टिसाइड का स्प्रे मॉर्निंग आवर में नहीं करें, नहीं तो आपकी मधुमक्खियां भग जाएगी, उससे हमको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये हमको ध्यान रखना है और एक हैवी इरिगेशन नहीं देनी है, अदरवाइज आपका जो फ्रूट सेटिंग है वो कम हो जाती है। तो ये कुछ जो टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। फ्रूट फ्लाई जैसे मैंने कहा था बहुत बड़ा नुकसान करती है। जैसा आप देख रहे हैं इसके अंडे बिल्कुल चावल के दाने के जैसे होते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत छोटे। तो फ्रूट फ्लाई मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है। और ये एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि अगर आपके इसमें जैसे कहते हैं ना रीटेक का मौका नहीं मिलता, वैसा ही है। अगर आपके फ्रूट फ्लाई से नुकसान हो गया तो उसकी रिकवरी कभी भी नहीं हो सकती है। आप ये सोचें कि हमारे नए जो फूल आ रहे हैं
उससे हमारे को अच्छे फ्रूट मिल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि मैंने कहा कि यूनिफॉर्मिटी, एक साथ फ्रूट सेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो पहले फ्रूट सेट हुआ वो बड़ा होगा, बाद में जो हुआ वो छोटा रह जाएगा। तो कोशिश करें फ्रूट फ्लाई को 100% कंट्रोल करने की। क्या क्या हम कर सकते हैं? नीम ऑयल प्लस एसिटा प्लस डेल्टा मेथिन का स्प्रे कर सकते हैं। डेलीगेट सबसे अच्छी दवाई है। ट्रेसर मैं कहूँगा हनी बीज के लिए भी अच्छी है, तो ट्रेसर का आप 2 स्प्रे ट्रेसर के ले सकते हैं, और 2 ट्रेसर के स्प्रे के बीच में एक आप डेलीगेट या नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा आप जो फ्रूट सेटिंग से पहले ही एक इनका स्प्रे कर दें, तो आपका ये 20 दिन जो है, लगभग मैं कहूँगा 30 डेज से लेके 50-55 डेज का ये क्रिटिकल पीरियड है। अगर आपने फ्रूट फ्लाई से अपने तरबूज को बचा लिया तो समझे कि हमारा जो प्रोडक्शन प्लस क्वालिटी दोनों बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो ये हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम फ्रूट डेवलपमेंट टू राइपनिंग स्टेज जो होती है, जैसा आपको इसमें फोटोग्राफ सिलसिलेवार दिखाया हुआ है। यहाँ पे हमको क्या क्या एक्टिविटी करनी है फ्रूट डेवलपमेंट। और इस स्टेज पे कभी कभी हमको कैटरपिलर परेशान करता है, जिसके लिए हम फेम या प्लेथोरा जो आता है डामा का, या फिर हम कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूट रोट या विल्ट भी कभी कभी स्टेज पे आ जाती है, तो इसके लिए जो नैनो सिल्वर हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है 5 लीटर पर एकड़ आप 2 बार दें, एक बार अभी और एक 8 से 10 दिन के इंटरवल पे। और प्री हार्वेस्टिंग से पहले कभी कभी मैंने देखा है कि काफ़ी सारी माइट, क्योंकि ड्राई वेदर रहता है तो उसमें जो रेड माइट है वो आ जाती है। तो रेड माइट की मैंने यहाँ पे जो सबसे अच्छी दवाई 4 आती है उसका मैंने यहाँ पे दिया है। आप इनको 1 या 2 स्प्रे आप साल्ट बदल बदल के कर सकते हैं। 70 to 80 डेज पे हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग जैसा आप देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी ही सुंदर आप सभी के फसलें हो। हार्वेस्टिंग के समय पे आपको जो खास ध्यान रखना है वो यही है कि जो बड़े फ्रूट हो गए हैं, जिनका वेट अच्छा हो गया है, उनको पहले तोड़िए, ताकि जो बाद में बचे हुए जो थोड़ा छोटे फ्रूट हैं उनका साइज भी अच्छा हो सके। तो ये पूरी आपको जानकारी हमने दी है तरबूज की खेती के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तकनीकी वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों के बीच में शेयर करें। और बहुत जल्दी मैं फर्टिगेशन का भी वीडियो 3-4 दिन के अंदर बना के इसमें अपलोड करने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ में इसी तरह से जुड़े रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।